नमस्कार साथियों, दिल्ली के सुल्तान चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ। अब तक हमने दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का जिक्र किया था। कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने कुछ नगर या जो इमारतें बनाई थी उसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन अब वो समय आ गया जब हम देखते हैं कि सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ। तो देखिए, विस्तार की जो प्रक्रिया है वो छोटे से बड़े की ओर चलती है। तो यहां पर एक मानचित्र मैंने आपके सामने रखा है। ये देखिए, यहां पर है दिल्ली, ये साम्राज्य की राजधानी। अब यहां से तीन दिशाओं के अंदर एक सिंध की तरफ विस्तार था, एक बंगाल की तरफ विस्तार था और एक दक्षिण की तरफ विस्तार था, दक्षिण भारत की तरफ विस्तार था। तीन दिशाओं के अंदर इसको विस्तार करना था सल्तनत का, जहां पर विस्तार हुआ। यह विस्तार आसान नहीं था क्योंकि उस समय आज के जमाने जितने रिसोर्सेज नहीं थे, सेनाओं को पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी, सल्तनत ने अभी पांव जमाए थे। तो ये समझने से पहले कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसा हुआ, हम दो टर्म यहां पर समझेंगे। सबसे पहला है भीतरी प्रदेश। देखिए दोस्तों, भीतरी प्रदेश क्या था? भीतरी प्रदेश से अभिप्राय है कि किसी बंदरगाह या शहर से सटा प्रदेश या सटा इलाका। अब वहां से क्या होता था, जहां से जो लोग रहते थे, जो जनता रहती थी, जहां से लोगों को जरूरी सामान आपूर्ति होती थी, यह था भीतरी प्रदेश। समझने के लिए आपको कि भीतरी प्रदेश कोई बंदरगाह या शहर से लगा हुआ इलाका हो सकता था, जहां से जनता को सामान मिलता था, जरूरी सामान की आपूर्ति हो सकती थी। यह था भीतरी प्रदेश। कई बार पूछते हैं सल्तनत में भीतरी प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो भीतरी प्रदेश का मतलब वही है जो जहां से लोगों को सामान की आपूर्ति होती रहे। अब उस समय वो बंदरगाह भी था, शहर भी हो सकता था, क्योंकि ये दोनों ही उस समय व्यापार के केंद्र थे। इसके साथ में एक छोटी सी जो टर्म है मित्रों, वो है गैरिसन शहर, गैरिसन सिटी। वास्तव में ये सैनिक बस्तियां थी। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं गैरिसन शहर से मतलब है सैनिक बस्तियां जो किलेबंद होती थी, जो कि किलेबंद रहती थी, उसको कहते थे गैरिसन शहर। सल्तनत का विस्तार जब शुरू हुआ तो सबसे पहले गैरिसन सिटी थी। गैरिसन सिटी से वो साम्राज्य में, बड़े साम्राज्य में कैसे तब्दील हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, इस पर चर्चा करनी है। यहां पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, दिल्ली से सिंध, दिल्ली से बंगाल और दिल्ली से दक्षिण भारत, ये बहुत दूर थे। और जब दूर होते हैं तो उस पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे ही ये लोग बंगाल पे या मान लीजिए दक्षिण भारत पे या सिंध के किसी इलाके पर इन्होंने कब्जा किया, तुरंत क्या हुआ, जैसे ही वापस आए यहां पर जनता विद्रोह कर देती थी। लेकिन फिर भी इस समस्या से निजात पाने में या अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, या यूं कहूं दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ दोस्तों, तीन शासक उसके अंदर मुख्य थे। आपको यहां पर तीनों के नाम याद रखने हैं। प्रश्न बन सकता है किन सुल्तानों के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ, किनके समय? तो सबसे पहला जो सुल्तान था वो था गयासुद्दीन बलबन। ये आप ध्यान रखें, इसका मैंने पहले जिक्र किया था, रक्त और लोह की नीति वाला गयासुद्दीन बलबन, गुलाम वंश का राजा। उसके बाद में दूसरा खिलजी शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप मोहम्मद तुगलक भी कहते हैं। ये वो तीन राजा थे जिसके काल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ। याद रखने योग्य है, बहुत अच्छा पॉइंट है। पहला गयासुद्दीन बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा मोहम्मद तुगलक। अब हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ, उस विस्तार की प्रक्रिया कैसी थी, दिल्ली के सुल्तानों ने कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जिसके तहत दिल्ली सल्तनत का विस्तार एक गैरिसन शहर से लगा करके बड़े साम्राज्य में
तब्दील हो गया। जो तीनों सुल्तान थे जिनका जिक्र हमने अभी अभी किया था, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, या चाहे गयासुद्दीन बलबन हो, उन तीनों ने साम्राज्य को विस्तार दिया। जिसको नए टॉपिक के तहत पढ़ना जरूरी है, ये टॉपिक है सल्तनत का स्थायित्व। सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, सल्तनत को स्थायित्व कैसे मिला। तो यहाँ पर भी एक चरणबद्ध विकास था, एक प्रक्रिया थी। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। चूंकि ये एक अच्छा टॉपिक है तो इसको आप नोट्स के रूप में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसका जो हेडिंग है वो है दोस्तों सल्तनत का स्थायित्व। अब देखिए सल्तनत का स्थायित्व कैसे आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैन्य अभियान जब चलते थे, सैन्य अभियानों के दौरान गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, और दोआब क्षेत्र का मतलब समझते हैं आप, दो नदियों के बीच की भूमि जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। सैन्य अभियानों के दौरान गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र साफ किया गया। साफ किस लिए किया गया, क्योंकि वहां पर खेती को प्रोत्साहन देना था, इसलिए हम लिख सकते हैं कृषि के लिए। जब सेनाएं जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो उस जगह को साफ करते हुए जाती थी। अब देखिए उस जगह को जब साफ करती थी तो उसके बीच में बहुत सारे लोग रहते थे, चाहे वो शिकारी थे, शिकारी संग्राहक थे, शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को, शिकारियों को जो संग्रह करते थे वहां पर चीजों को, उनको को, और जो चरवाहे थे जो पशुओं को चराते थे उनको अपने मूल स्थान अर्थात पर्यावास से खदेड़ दिया गया। जब वो वहां पर चले गए तो वहां पर ऐसे लोगों को बसाया गया, खदेड़ दिया गया, वहां पर ऐसे लोगों को बसाया गया जो खेती को अपना जीवन का उद्देश्य मानते थे या खेती करते थे। तो फिर तीसरा है कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ तथा खेती को प्रोत्साहन दिया गया। सुल्तान के द्वारा भी जो लोग खेती करते थे उनको प्रोत्साहन दिया गया, उनको एक जगह बसाया गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सल्तनत को जो विस्तार है, इस प्रकार सल्तनत का विस्तार इस तरह सल्तनत का विस्तार कहां से, गैरिसन शहर से, एक सैनिक बस्ती से लगा के विस्तार साम्राज्य के रूप में, इस तरह सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य के रूप में हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी। यहां पर मैंने देखिए 4 बिंदु लिखे हैं। प्रश्न आता है कि दिल्ली की सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ। विस्तार का मतलब है जब वो सैनिक किलेबंदी थी, बस्तियां थी, आगे कैसे बढ़ा। तो यहाँ पर 4 बिंदु है। सबसे पहला बिंदु, जब सैनिक अभियान होते थे तो सेना रास्ता साफ करते हुए चलती थी। खास करके कौन सा क्षेत्र, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, क्योंकि वो उपजाऊ था तो उसको साफ किया गया। किसके लिए साफ किया गया, एक दूरदर्शिता रखी गई, वहां पर खेती के लिए साफ किया गया। फिर रास्ते में जो जो लोग थे, शिकारी थे, चाहे संग्राहक थे, चाहे चरवाहे थे, उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। उनको कहा भाई अपने लिए कोई दूसरा इलाका ढूंढो, यहाँ पर खेती होगी। तो खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और खेती को प्रोत्साहन दिया गया। जो लोग खेती करना चाहते थे उनको एक जगह पर बसाया गया। इस प्रकार सल्तनत का विस्तार गैरिसन से लगा करके साम्राज्य के रूप में हुआ। अब यहां पर देखिए, कई बार उनको प्रॉब्लम आती थी साम्राज्य विस्तार में। प्रॉब्लम कब आती थी, जब कोई इलाका दूर स्थित होता था। हमने देखा था कि दिल्ली से, ये दिल्ली से देखिए बंगाल की तरफ, ये जो बहुत दूरी थी। फिर अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी बहुत दूरी थी। तो ये जो दूरियां थी ये प्रॉब्लम करती थी। कभी कभी खराब मौसम की वजह से भी जो सेनाएं हैं वो एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती थी, दूरी बहुत ज्यादा थी। ये वो कारण थे जिसकी वजह से सल्तनत के विस्तार में कई बार समस्याएं भी आती थी।
और वो 3 सुल्तान तो मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, जिनके समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अब हम कि दिल्ली से देखिए बंगाल की तरफ ये जो बहुत दूरी थी, फिर अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी बहुत दूरी थी। तो ये जो दूरियां थी ये प्रॉब्लम करती थी, कभी कभी खराब मौसम की वजह से भी जो सेनाएं हैं वो एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती थी, दूरी बहुत ज्यादा थी। ये वो कारण थे जिसकी वजह से सल्तनत के विस्तार में कई बार समस्याएं भी आती थी। और वो 3 सुल्तान तो मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, जिनके समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान। दोस्तों चैप्टर आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे एक एक कड़ी को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आपको यहां पर एक भारत का मानचित्र नजर आ रहा है, जैसा मुझसे बन सकता था मैंने बनाने का प्रयास किया है। इस मानचित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिक अभियान चलाए वो कहां कहां थे, कौन से वर्ष में थे, उनसे जुड़े हुए राजा कौन थे। वैसे आपके सिलेबस में जो पुस्तक है उसके अंदर ये मैप दिया हुआ है और उसी मैप को मैं यहां पर लेकर के आया हूं। इस मैप के द्वारा हम समझेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो स्वयं को सिकंदर सानी कहता था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी सैनिक अभियान, कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी, ये अलाउद्दीन का कार्यकाल है। 20 वर्षों के अपने राज्य शासन काल में, अपने सत्ता काल में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सैनिक अभियान किए। इस सैनिक अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कई सेना नायकों का साथ लिया, उनका भी हम जिक्र करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी कहता था। ये उसकी उपाधि थी, सिकंदर सानी, जिसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर अर्थात दूसरा सिकंदर। और सिकंदर का नाम जो है वो विजयों के लिए, विक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। अगर आप इस मानचित्र पे ध्यान देंगे तो ये दिल्ली है, ये कड़ा अवध उत्तर प्रदेश का इलाका है। यहां से आप देखिए गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर और ये मांडू मालवा, ये चित्तौड़ रणथंभौर दोनों राजस्थान में है। उसके बाद में देवगिरी, ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का इलाका था। यादव वंश, उसके बाद में यहाँ पे होयसेल, ये देखिए वारंगल काकतीय वंश, फिर पांड्य, मदुरई, तंजौर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा इलाका अलाउद्दीन के नियंत्रण में आ गया था। इन विजयों की जो जानकारी हमें मिलती है उसके मुख्य जो सोर्स है, जो स्रोत है, अमीर खुसरो का ग्रंथ, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतू, खजाइन उल फुतू आता है, कहीं कहीं फुंतू आता है। एक तो ये पुस्तक अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुंतू में हमें अलाउद्दीन के सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है। इसके साथ में जियाउद्दीन बर्नी की 2 पुस्तकें हैं। जियाउद्दीन बर्नी का नाम आपने सुना है, उसकी 2 पुस्तकें हैं। एक तो है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, और दूसरी है तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही, फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोजशाही। दोनों पुस्तकें जियाउद्दीन बर्नी की है। खजाइन उल फतू जो है वो अमीर खुसरो की है। ये पुस्तकें हमें ये बताती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक अभियानों में कहां कहां और कैसे विजय प्राप्त की। कक्षा 7 का सिलेबस इसकी डिमांड करता है, विस्तार से नहीं करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब तक आप इसके रूट में नहीं जाएंगे तब तक आने वाले जो साल हैं वो जब आप इतिहास पढ़ेंगे
तो आप मुझे भी याद करेंगे कि पता नहीं कौन से सर थे जिन्होंने बताया तो था कि हाँ अलाउद्दीन ने ये विजय की थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बताने में उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि कक्षा 7 जो आपका जो बेस तैयार हो रहा है वो बेस ऐसा तैयार हो कि जब भी आप अलाउद्दीन को पढ़ें आप स्पष्ट रूप से ये कह सके कि नहीं, हमें अलाउद्दीन के सैनिक अभियान बराबर पता है। अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों की जब चर्चा चल रही है, हमने ये देख लिया कि वो सिकंदर-ए-सानी के नाम से खुद को पुकारता था, उसकी उपाधि थी। ये जो किताबें हैं उससे हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां कहां सैनिक अभियान चलाए। ये हमारे पास एक मैप है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की जो विक्ट्रीज हैं, जो विजय है, उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग होगा वो होगा उत्तर भारत के अभियान, दूसरा भाग होगा दक्षिण भारत के अभियान। दोनों को मैं क्लासिफाइड करते हुए, वर्गीकृत करते हुए, बांटते हुए चलूंगा, जिसके द्वारा आप अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय या सैनिक अभियान वाला टॉपिक है उसको सहजता के साथ समझ सके। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों में साथ रहे उसके कुछ सैनिक सिपह सालार या सेना नायक, जिसके आधार और जिसकी सूझबूझ, जिसके रण कौशल से अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के इतने बड़े साम्राज्य को अपने अधिकार में लिया या अपना साम्राज्य बनाया। तो यहां पर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन के मुख्य सेना नायक, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। कई बार इनकी चर्चा आ जाती है, हालांकि आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी चीर फाड़, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। यहां पर बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे उलूग खां, अल्प खां, नुसरत खां, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आता है मलिक काफूर। ये मलिक काफूर जिसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े, और दक्षिण भारत की जो विजय थी, दक्षिण भारत की जब हम विक्ट्रीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल था। इसको 1000 दिनारी भी कहते थे, क्योंकि इसको गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार देकर के अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। 1000 दिनार देकर के इस मलिक काफूर को प्राप्त किया था। ये गुजरात विजय के दौरान इसको खरीदा गया। ये गुलाम था, और आपको पता ही है कि सल्तनत काल में गुलामों की विशेष उपलब्धियां रही है। ये अबिसीनिया का था, अबिसीनियाई किन्नर था। ये एक हिजड़ा सरदार था, लेकिन इसकी योग्यता, जिस पर अलाउद्दीन बहुत ज्यादा विश्वास करता था। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ सेना नायक थे जिसके अंदर मुख्य नाम आता है उलूग खां, अल्प खां, नुसरत खां, और इन सब से आगे बढ़कर के जिसका नाम आता है मलिक काफूर, जिसके साथ अलाउद्दीन का बहुत अच्छा तालमेल था। अलाउद्दीन के मुख्य सेना नायकों की चर्चा के बाद में अब हम शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत विजय अभियान। उत्तर भारत के सैनिक अभियानों की चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर भारत के सैनिक अभियान, हमने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों को 2 भागों में बांटना है। पहला उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, दूसरा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं गुजरात विजय से। सबसे पहली है गुजरात विजय। देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार टॉपिक है। गुजरात विजय 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेनाओं ने गुजरात पर आक्रमण किया। ये देखिए, ये रहा गुजरात। मैं यहां पर सन नहीं लिख रहा हूं, सन यहां पर लिख रहा हूं। आप ध्यान से इसको देखिए। बारह सौ 1299 ईस्वी गुजरात विजय। उस समय गुजरात का जो राजा था वो था बघेल वंशी, बघेल राजा कर्ण।
बघेल राजा कर्ण पर अलाउद्दीन की सेनाओं ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन की सेनाओं के आक्रमण से यहां पर बघेल राजा कर्ण पराजित होता है। पराजित होने के बाद में ये अपनी पुत्री देवल देवी, ये अपनी पुत्री देवल देवी के साथ, यहां पर आपको देवगिरी नजर आ रहा है, ये यहां गुजरात, ये गुजरात से यहां पर सीधा देवगिरी आ जाता है। पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं गुजरात को विजित करती है, गुजरात को जीतती है और राजा कर्ण की जो पत्नी थी उस समय, जिसका नाम था कमल देवी, उस कमल देवी को वहां से दिल्ली लाया जाता है। उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी शादी करता है, उसके साथ विवाह करता है। तो ये है गुजरात विजय। उत्तर भारत की पहली विजय 1299 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने गुजरात को जीता। उस समय वहां का जो राजा था वो था राजा कर्ण। राजा कर्ण गुजरात विजय के बाद में अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में देवगिरी चला जाता है। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पास शरण लेता है। अब हम ये देखिए, ये पहला, यहां पर मैंने पहले सन नहीं लिखा था, लेकिन अब सब कुछ समझाने के बाद में मैं यहां पर लिख सकता हूं 1299 ईस्वी। दूसरी विजय उत्तर भारत की जो थी, पहली विजय हमने देख ली गुजरात विजय। गुजरात विजय के दौरान यहां पर राजस्थान के जैसलमेर को भी अलाउद्दीन ने जीता। तो जैसलमेर की विजय इसी दौरान हुई थी, उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है और सिलेबस में भी नहीं दिया आपके। दूसरा जो है देखिए, ये यहां पर आपको रणथंबोर नजर आ रहा है। रणथंबोर की विजय, रणथंबोर राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में। रणथंबोर विजय ये हुई थी दोस्तों 1301 ईस्वी और उस समय यहां का जो राजा था वो था राणा हमीर चौहान। हमीर चौहान वंशी राजा था। यहां पर राजस्थान के अंदर एक सिसोदिया हमीर भी हुआ है, वो अलग है, लेकिन 1301 रणथंबोर राजस्थान और राणा हमीर चौहान, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप ये देखिए, ये रहा रणथंबोर, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1301 ईस्वी। ये 1299 गुजरात विजय, ये 1301। अब रणथंबोर में क्या हुआ, जब इन्होंने नुसरत खान और उल्लू खान ने आक्रमण किया, तो पहले नुसरत खान ने आक्रमण किया तो नुसरत खान वहां पर विफल होता है, नुसरत खान मारा जाता है। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वापिस पुनः आक्रमण करती है और यहाँ पर दो ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने रणथंबोर के साथ गद्दारी की थी, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल की गद्दारी के कारण रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करता है और यहाँ की जो रानी है, रानी यहाँ पर जौहर करती है। इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने किया है और यहाँ पर एक नया शब्द निकल करके आता है, जौहर। देखिए जौहर क्या होता है, राजस्थान का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो राजस्थान का इतिहास इस जौहर के बिना अधूरा है। जब भी कोई बाहर का आक्रमणकारी किले पर आक्रमण करता था तो किले पर आक्रमण करने के बाद में जब राजा को यह लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो सिर पर केसर या सापा बांध करके लड़ने के लिए, मरने के लिए युद्ध में जाते थे। जो पीछे जो रानियां होती थी, राजपूत रानियों द्वारा सतीत्व की रक्षा के लिए, राजपूत रानियों द्वारा सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में कूदकर ये जौहर किया जाता था। उसको जौहर कहते थे। समझ रहे हैं आप? राजपूत रानी अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए खुद अग्नि में कूदती थी और पद्मिनी का जौहर वो भी आगे आएगा। लेकिन यहां पर एक जौहर होता है रणथंबोर के अंदर, रणथंबोर के राजा हमीर चौहान की रानी थी, उनके द्वारा। तो ये पहली विजय गुजरात विजय, दूसरा रणथंबोर विजय पर आ गए हैं। अब हम तीसरी विजय के बारे में चर्चा करते हैं। चित्तौड़ आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण था।
चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी चित्तौड़ राजस्थान के अंदर है और इसकी वजह थी साम्राज्यवादी विस्तार के साथ में रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध किया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद में चित्तौड़ को जीत लिया गया। यहां पर ये देखिए चित्तौड़ राजस्थान के अंदर है। वहां के ये 1303 यहां के राजा थे रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं और यहां पर पद्मिनी द्वारा जौहर किया जाता है। पद्मिनी का जौहर बहुत प्रसिद्ध है और एक पद्मावती करके फिल्म भी आई थी, अगर आपने देखी हो तो। यहां पर रानी पद्मिनी जौहर करती है। जौहर की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया गया। रावल रतन सिंह वहां के राजा थे। पद्मिनी रानी ने यहां पर जौहर किया था। यह है आपके चित्तौड़ आक्रमण। और चित्तौड़ को जीतने के बाद में इसका नाम जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे इसका नाम किया था चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। यह है 1303 का आक्रमण, चित्तौड़ का आक्रमण राजस्थान के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं उत्तर भारत के अगले आक्रमण। चौथी जो विजय थी, चौथी विजय हम यहां पर देखिए गुजरात से हमने शुरू किया था। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और अब ये यहां पे देखिए मांडू, मालवा की विजय। मालवा की विजय 1305 ईस्वी। यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए 1301, 1303 और ये रहा 1305। मांडू मालवा का ही हिस्सा था और 1305 के अंदर यहां पर जो राजा था वो था मेहलक देव था। मेहलक देव भी यहां पर पराजित हुआ और मांडू मालवा पर भी अलाउद्दीन का जो आधिपत्य हो गया। अब देखिए दक्षिण भारत पर जाने से पहले एक चीज आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना तो उस समय उसने अपने पुराने शासक यानी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध किया था। जलालुद्दीन खिलजी का वध करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी 1296 में हुआ क्या था कि यहां पर कड़ा से उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 में। ये सबसे पहले जहां पर दिल्ली से नहीं जबकि कड़ा से आक्रमण किया गया था, ये 1296 की बात है। और 1296 में देवगिरी जीतने के बाद में जब चाचा जलालुद्दीन इसको बधाई देने के लिए कड़ा आया तो यहां पर चाचा जलालुद्दीन का वध करके अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था। तो ये इसके राजा बनने की कहानी थी। अब ये चार हो गए दोस्तों, गुजरात से लगा करके रणथंभौर, चित्तौड़ और मांडू। ये उत्तर भारत हमने कवर कर लिया है। अब हम दक्षिण भारत की चर्चा करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के अंदर उन्होंने कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से इलाकों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। दक्षिण अभियानों की बात शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए दक्षिण भारत के अभियान, और दक्षिण भारत के अभियानों की शुरुआत तो वैसे 1296 में हो गई थी, 1296 के अंदर जब कड़ा से आक्रमण हुआ था देवगिरी पर। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले हम देवगिरी को ही पढ़ते हैं। देवगिरी आक्रमण, और देवगिरी आक्रमण दो, ये देवगिरी का आक्रमण सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1296 ईस्वी में। जब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, इसको जीता, तो यहां का जो राजा था वो था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने एक वहां का इलाका था एलिचपुर, एलिचपुर की जो इनकम है वो देने का इसको वायदा किया था। लेकिन कालांतर में थोड़े समय बाद में उसने कर देने से मना कर दिया। तो यहां पर देवगिरी पर दूसरा आक्रमण होता है 1307 ईस्वी में। और इस समय मलिक काफूर इसका नेतृत्व करता है। मलिक काफूर रामचंद्र देव को पराजित करता है और उसको लेकर के आता है दिल्ली, और दिल्ली लाकर के फिर उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। बाद में उसको ससम्मान वापस भेजा जाता है। और यहाँ पर एक महाराष्ट्र का, उस समय जो महाराष्ट्र में आता था आजकल गुजरात के अंदर जो नवसारी का जिला है, उसको रामचंद्र देव को देकर के सम्मानित किया जाता है। लेकिन देवगिरी पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। तो देवगिरी पर दो आक्रमण है,
1296 में तो था ही, लेकिन उसके साथ में ही आप देखिए ये एक और दिल्ली से जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1307 ईस्वी में, और वो किया था यहाँ पर मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान की सशक्त शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। देवगिरी के बाद में हम चर्चा करते हैं अगले आक्रमण की, दक्षिण वारंगल अभियान। दक्षिण भारत का जो दूसरा प्रसिद्ध अभियान था वो था वारंगल अभियान। वारंगल अभियान अलाउद्दीन खिलजी 1309 ईस्वी, और वही वापिस मलिक काफूर का नेतृत्व, मलिक काफूर। ये देखिए ये रहा यहां पर वारंगल, ये 1309 ईस्वी। अब मैं यहां पर इसका समय लिखूंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे। वारंगल 1309, उस समय वहां का राजा था प्रताप रुद्रदेव, राजा प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश। प्रताप रुद्रदेव की आक्रमण के अंदर पराजय होती है, और प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर को काफी धन मिलता है। यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव की एक सोने की मूर्ति भी मलिक काफूर ले लेता है, और महत्वपूर्ण बात है यहां से मलिक काफूर को मिलता है कोहिनूर हीरा, जिसकी चर्चा बाद में पूरे विश्व में होने लगी। तो कोहिनूर हीरे की जो प्राप्ति है वो यहां से होती है मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर वारंगल अभियान 1309, अलाउद्दीन का ये रिप्रेजेंटेटिव था, वहां पर आक्रमण करने वाला सेना नायक था, राजा था प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश। यहां से इसको कोहिनूर हीरा मिला 1309 ईस्वी। ये था वारंगल अभियान। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये वारंगल अभियान यहां से देखिए आक्रमण हो रहा 1309, काकतीय वंश ये वाला। अब दक्षिण भारत का अगला अभियान, जो आक्रमण था वो था द्वार समुद्र का आक्रमण। द्वार समुद्र पर आक्रमण, द्वार समुद्र पर आक्रमण था 1310 ईस्वी। 1310 ईस्वी। यहां का राजा था वीर बल्लाल तृतीय। यहां पर भी मलिक काफूर ने अहम रोल अदा किया। दक्षिण भारत के सभी अभियानों के अंदर मलिक काफूर जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। द्वार समुद्र ये रहा यादव वंश, होयसल वंश, वीर बल्लाल तृतीय। उसके बाद में 1311 ये देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं 1310। फिर यहां पर 1311 में पांड्यों पर आक्रमण, 1311 पांड्यों पर आक्रमण, 1311। यहां पर जो शासक था वो था वीर पांड्य, और यहां पर भी अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा इस मैप की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के काफी बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली सल्तनत का एक प्रभावशाली, और दिल्ली सल्तनत ने संपूर्ण भारत का एक प्रभावशाली ताकतवर राजा बनकर के उभरा था। इस चैप्टर के अंदर जब हम लास्ट वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी वो कितनी स्पष्ट थी और कितनी मजबूत थी, जिसकी वजह से उसने सल्तनत को एक बहुत बड़ा आधार प्रदान किया था। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर पर चर्चा जारी रखेंगे।